This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः वैशाख शुद्ध दशमी दिनांक 11 मे 2022 चरक मीमांसन अध्याय 8 दशविध परीक्षा शंखं चक्रं जलौकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैस्तमुदितैः यत्कार्यं कृतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। कारणं भिषज् इति उत्तम अग्रे तस्य परीक्षा भिषङ्कां भिषङ् नामयो भिषज्यति यः सूत्रार्थप्रयोगकुशलः यस्य च आयुः सर्वथा विदितं यथावत्। तो उसका पहला जो है वो कारण भिषक तो उसकी परीक्षा क्या है, वैद्य की परीक्षा क्या है? यो भिषज्यति यह सूत्रार्थ प्रयोग कुशल, जो दवाइयां देता है, जो सूत्रार्थ प्रयोग कुशल इस प्रकार का है, तो सूत्रार्थ की भली भांति जानता है और उसके प्रयोग के बारे में भी जो कुशल है। यस्य आयु सर्वथा विदितम यथावत, और जिसको आयु सर्वथा मालूम है, इस सभी प्रकार से मालूम है, और जिस प्रकार से होना है इस प्रकार से मालूम है कि यथावत जो ज्ञान है वो उसका आयुष का ज्ञान है। सच सर्वधातु साम्यम चिकीर्षण आत्मानमेव आदितः परीक्षे। तो सर्वधातु साम्य की अपेक्षा करते हुए वो पहले खुद की परीक्षा करे। गुणिशी गुणतः कार्याभिनिवृत्तिम पश्यम, कि गुणी जो है गुणवान व्यक्ति इस प्रकार का, उसमें गुणतः कार्याभिनिवृत्तिम पश्यम, गुणों के आधार पर कार्य किस प्रकार से संपन्न होगा ये देखने के लिए ये देखते हुए खुद की परीक्षा करें। क्वचिद अहमस्य कार्यस्य अभिनिर्वर्तने समर्थो न वा, मैं इस कार्य के निर्मित के लिए समर्थ हूँ या नहीं, तो मुझे पहले से ही ये सोच लेना चाहिए कि मैं इसमें सक्षम हूँ या नहीं हूँ इस प्रकार से। और अगर सक्षम नहीं हूँ तो मैं सक्षम कैसे बनूंगा,
ये बात देखना जरूरी, ये बात देखनी बहुत जरूरी इस प्रकार की है। एक यगो जोशी सर कहा करते थे कि उत्तम प्रैक्टिशनर किसको कहना है, तो जो मुझे कौन सी टेस्ट केस ट्रीट करनी है और कौन सी केस दूसरे पर छोड़ देनी है, दूसरे पर रेफर करनी है दूसरे को, ये जो जानता है वो उत्तम प्रैक्टिशनर है इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि हमें समझ में आना चाहिए कि मैं इसमें समर्थ हूं या नहीं हूं। धनंजय इंचेकर, तुम्हारा कैमरा चालू है, बंद करो। तत्र इमे भिषक् गुणाः यही उपपन्नो भिषक् धातु साम्याभिनिर्वर्तने समर्थो भवति। तो ये वैद्यकिक गुण है यही उपपन्ना भिषक्, जिनसे युक्त इस प्रकार का वैद्य ये धातु साम्य निर्माण करने में समर्थ होता है। तद यथा पर्यवदात श्रुतता। अब जिसका ज्ञान पर्यवदात शुद्ध विशुद्ध इस प्रकार का है, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो अच्छे गुरु से ज्ञान पाना ये सौभाग्य का लक्षण इस प्रकार का है, और अच्छे गुरु को ढूंढते रहना, और गुरु भी अच्छे शिष्य को ढूंढता इस प्रकार का रहता है। तो ये प्रयास निरंतर चलता रहेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि सभी गुरु सभी क्षेत्र में अच्छे होंगे, ये भी का बात काफी मुश्किल इस प्रकार की है। तो अगर किसी एक रोग के लिए कोई एक गुरु ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा उसने ज्ञान लिया है, तो उस रोग के बारे में उसको शरण जाना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। किसी एक क्षेत्र में, किसी एक विषय में कोई व्यक्ति ने कुछ ज्यादा अध्ययन इस प्रकार का किया है, तो उस कार्य के लिए उसको शरण जाना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। एक ही क्षेत्र में अनेक गुरु हो सकते हैं, और दत्तात्रेय का अनुभव या दत्तात्रेय का उदाहरण इसमें प्रख्यात है। उन्होंने 24 गुरु किए थे ऐसा कहा जाता है। और कोलटकर सर ने भी काफी गुरु किए हैं, मैंने भी काफी गुरु किए हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और हर क्षेत्र में है। आयुर्वेद के क्षेत्र में फणसरकर, वेणुमाधव शास्त्री जोशी, कोलटकर सर, दातार गुरुजी वगैरह वगैरह। संस्कृत के क्षेत्र में वेंकटेश शास्त्री जोशी, भागवत गुरुजी, दुप्तर गुरुजी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अध्यात्म के क्षेत्र में मराठी गुरुजी या फणसरकर वगैरह जैसे लोग। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अच्छे गुरु से ज्ञान पाना ये एक महत्वपूर्ण है, विशुद्ध ज्ञान होना जरूरी है। और इसके लिए ढूंढते रहना चाहिए, मुझे क्या करना है ये बात निश्चित होनी चाहिए। और फिर उसके लिए सबसे अच्छा गुरु कौन है ये ढूंढ कर उसके पास जाना ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा। परिदृष्ट कर्मता। सिर्फ विशुद्ध ज्ञान होने से फायदा नहीं है, कर्म भी देखे होने चाहिए। जब तक देखेंगे नहीं तो उसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से नहीं होगी। और प्रैक्टिकल जो है उसमें बाधाएं आ सकती है। सिर्फ थ्योरी मालूम है और प्रैक्टिस कुछ भी देखी नहीं है तो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हालात में जितना अनुभव हमारा बढ़े, जितने केसेस हम ज्यादा देखें, जितने पंचकर्म वगैरह उपचार देखेंगे, तो ये परिदृष्ट कर्मता ये एक महत्वपूर्ण है। एक्चुअली कृतकर्मा भी होना चाहिए आगे चलकर इस प्रकार से। पहले तो दुष्ट परिदुष्ट कर्मता होनी चाहिए और फिर खुद को कर्म करने चाहिए इस प्रकार से। कोलटकर सर पंचकर्म, रसशास्त्र, तात्विक अध्ययन इस प्रकार का, तत्व ज्ञान आयुर्वेद का, शमन चिकित्सा, सभी में कुशल थे।
तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन इस प्रकार का होता है। कुछ रसशास्त्र वाले होते हैं, कुछ पंचकर्म वाले होते हैं, कुछ चमन चिकित्सा वाले होते हैं। ये अलग-अलग है। जैसे पंचकर्म में नाना जोशी का नाम बड़ा है इस प्रकार से, या फिर त्र्यंबक गोप्टे का नाम बड़ा है इस प्रकार से। रसशास्त्र में बागेवाड़ीकर का नाम काफ़ी बड़ा इस प्रकार का है। और शमन चिकित्सा में फणसळकर का नाम अच्छा है इस प्रकार से। लेकिन इन सभी का कॉम्बिनेशन, पंचकर्म भी करना, रसशास्त्र भी करना और शमन चिकित्सा भी उतनी ही अच्छी कर पाना, और तत्वज्ञान का भी उतना ही अच्छा ज्ञान होना। ये सब मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है, सभी चीजों के बारे में। मैंने मेरे विद्यार्थी दशा में केवल 3 वमन देखे थे। और आज मैंने दिए हुए में वमनों की संख्या हजारों से ऊपर इस प्रकार से है। तो केवल 3 वमनों के आधार पर इस प्रकार से कर पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं करता रहा और सफलता मिलती रही। दिक्कतें आई, उसमें भी संदेह नहीं है। फिर भी मैं सामना करता रहा। मैंने एक अजीब किस्सा सुना, वैजयंती पेंट से, संजय पेंट से की पत्नी। वो मेरे पास वुमन देखने के लिए आई थी, आती थी। बहुत सारे छात्र आते थे, वो भी आते थे। बाद में अभी 2-3 बरस पहले मैंने उसने मुझे बताया कि वो गोलटकर सर के पास गई थी कि मुझे वुमन सीखना है। तो गोलटकर ने कहा दिलीप गाडगिल अच्छा करता है वुमन, काफी होते हैं उसके पास वुमन, तो तुम उसके पास जाओ। ये बात मुझे भी पता नहीं थी। अभी तो 3 बरस पहले आई थी, तो उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा कोलटकर सर ने कहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। तो परिदृष्ट कर्मता, जब हम वमन देखेंगे, इतनी बार विरेचन देखेंगे, बस्ती कर्म करेंगे वगैरह वगैरह, तभी उसमें कुशलता प्राप्त होगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। वैसे कैंसर के बारे में भी वैसा ही हुआ है। 3 ही मरीज मैंने कैंसर के मेरे विद्यार्थी दशा में देखे थे। अब मैं हर रोज कैंसर के नए नए मरीज देखता हूँ। तो आज के जो छात्र है वो इस हिसाब से भाग्यशाली है, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा इस प्रकार का मिल रहा है। दाक्ष्यम, दक्षता, ये बात बहुत जरूरी इस प्रकार की है। तो छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाए तो मुसीबत हो सकती है। मेरे पास एक एसोफेजियल कैंसर का मरीज था। मैं नया नया प्रैक्टिशनर था। उसको रेडिएशन दिया गया था, और रेडिएशन के जरिए अल्सर निर्माण हुआ और एक साइनस बन गया एसोफेगस से कंठ में, त्वक तक इस प्रकार से। तो जो भी लिक्विड जाता था वो वहां से बाहर आता था। मेरा साथ एक ऑन्कोलॉजिस्ट ही उसको देख रहा था। वैसे दूध 1.5-2 लीटर जाने लगा, हमारे हिसाब में कंडीशन अच्छी थी इस प्रकार से। लेकिन अचानक उसको न्यूमोनिया डेवलप हुआ और 2 ही दिन में मौत हो गई। और फिर पता चला कि वो न्यूमोनिया डेवलप होने का कारण, जो दूध ये नाड़ी वर्ण से बाहर आता था वो लंग में एस्केप हो गया, और उसके जरिए न्यूमोनिया हुआ और उसके जरिए डेथ हो गई। अब ये मेरे लिए बड़ी सबक थी कि मैंने इसके बारे में इस प्रकार से कभी सोचा नहीं था, मालूम ही नहीं था इसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इस प्रकार से। और ना ही उस ऑन्कोलॉजिस्ट ने इसके बारे में सोचा। अगर हम राइल्स ट्यूब डाल देते तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन हुआ नहीं। उसके मृत्यु के बाद पता चला कि नहीं, ये करना चाहिए था इस प्रकार से।
तो दक्षता क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या कंडीशन है, ये ध्यान में रखते हुए हमें सदैव अलर्ट रहना चाहिए। और अगर कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, तो उसके बारे में पहले से ही सोचना है। शौचम तो शुचिता, ये केवल बाह्य शुचिता अपेक्षित नहीं है, आभ्यंतर शुचिता उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं नैतिकता से काम करूँ। किसी भी तरीके से लोगों को ठगा कर पैसे लेना, ये इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर अंतःकरण पवित्र है, तो ये बात होगी। अगर अंतःकरण पवित्र नहीं है, लोग लालची है, तो निश्चित रूप से वो समाज का नुकसान इस प्रकार से करते हैं। जितहस्तता, तो इसके बारे में कहना काफी मुश्किल है कि जो करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं। करजत में एक बापट नाम के वैद्य प्रैक्टिस करते थे, और मालूम नहीं वो अचानक बहुत प्रसिद्ध हो गए। क्या योग था मालूम नहीं, इस प्रकार से। और फिर इतनी भीड़ बढ़ गई उनके पास मरीजों की कि पहली जो ट्रेन आती थी करजत के लिए विटी से, सीएसटी से, वो बापट ट्रेन नाम से बोली जाती थी। बहुत सारे लोग, उनके मरीज उस ट्रेन से आते थे और फिर उनके यहाँ दौड़ते थे। और कोलटकर सर एक बार उनको मिलने के लिए गए, तो फिर दोपहर 1 बजे उन्होंने कोलटकर सर से कहा कि अब दरवाजा बंद करते हैं, अब खाना खा लेते हैं। दोनों मिलकर जबरदस्ती से दरवाजा बंद कर दिया और फिर खाना खा लिया। तो वो तंग आ चुके थे, इतनी बड़ी भीड़ के कारण तंग आ चुके थे। अभी उनकी लड़की भी उसके बाद में प्रैक्टिस कर रही थी, मालूम नहीं उसका क्या हाल है, इस प्रकार से। लेकिन ये जितहस्तता इस प्रकार की है कि आप जिसमें हाथ डालोगे उसमें आपको सक्सेस इस प्रकार का मिलेगा। मैंने भड़कमकर सर का उदाहरण पहले बताया था, एक बार दोहराता हूँ। राह भड़कमकर करके पुणे में बहुत अच्छे जाने माने एलोपैथी के डॉक्टर थे। उस जमाने में वो आयुर्वेद भी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन एलोपैथी में जाने माने डॉक्टर थे। तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई उनके एक ब्रिटिश अध्यापक थे, ये बीजे मेडिकल के स्टूडेंट्स रहे, तो वहां पे पढ़ाते थे वो। हाँ, अब देश स्वतंत्र हुआ और सभी ब्रिटिश वापस चले गए, तो उनके साथ ये उनके जो सर थे ब्रिटिश, वो भी वापस चले गए। और जब वो जहाज से प्रवास करने वाले थे, तो बहुत सारे छात्र इकट्ठा हो गए उनको विदाई करने के लिए। और ये सब देखकर उनका भी मन भर आया और उन्होंने अपने पास जो भी है उस किसी को देना आरंभ कर दिया। तो किसी को पेन दिया, किसी को घड़ी दे दी वगैरह, इस प्रकार से। तो भड़कम कर उनका एक प्रिय शिष्य था, लेकिन वो थोड़ा शर्मिंदा रहता था, तो वो थोड़ा दूर था खड़ा। तो उनकी नजर उसकी तरफ गई और फिर उन्होंने देखा कि अरे, तो ये मेरा सबसे प्रिय छात्र है और ये दूर है। तो उन्होंने उसको नजदीक बुलाया, उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं रहा, लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं कहता हूँ कि तुम जिसमें हाथ डालोगे उसमें तुम यशस्विता पाओगे। तो ये जितहस्तता का वरदान भड़कमकर को मिल गया इस प्रकार से। तो ये एक अलग चीज है और भाग्य से प्राप्त होती है इस प्रकार से। अर्थात इसमें अभ्यास नहीं होता, अनुभव नहीं होता, ये तो बात नहीं है। लेकिन ये एक अलग चीज है, और ऐसी स्थिति है तो ये भी अच्छी चीज है। वैसे ही इसके बारे में कहा जाता है, जयंत जहागीरदार जलगांव में, उसकी 6 पीढ़ियों की वैद्य की है। और
आप रिक्शा में बैठे होंगे और सिर्फ जगह जहागीरदार वैद्य ऐसा कहेंगे तो रिक्शा वाला कहीं से भी आपको उनके घर पहुंचा देता है। और जितहस्तता इस प्रकार का कि इतनी भीड़ रहती है फिर भी वो संभाल लेता है इस प्रकार से। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की है। उपकरणवत्ता, उपकरणों से संपन्न इस प्रकार के होना, उपकरण अच्छे इस प्रकार के रहना। अभी मैं मानता हूँ कि पुराने जमाने के उपकरण और अभी के उपकरण इसमें काफी नए नए उपकरण आए हैं और उनके बारे में हमें सोचना है। जैसे लेजर थर्मामीटर है कि दातार गुरु जी के हिसाब से यकृत लिहा का उष्ण स्पर्श क्या है देखना है। इसमें अभी हम ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हैं, लेजर से माप के कितना टेम्परेचर है देख सकते हैं इस प्रकार से। तो किसी न किसी स्टेथोस्कोप का हम अभी प्रयोग पर करते ही है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन बाकी जो भी उपकरण हमें चाहिए पंचकर्म के हिसाब से चाहिए, औषधियों के हिसाब से चाहिए। औषध मेन साधन है तो औषध हमारे पास अच्छे होने चाहिए। तो ये बात होनी है। सर्वेंद्रियोपपन्नता, सभी इंद्रिय युक्त हो इस प्रकार से। और पुराने जमाने में ऐसा होता था कि 90 बरस तक भी चश्मा नहीं लगता था। कानों से अच्छी तरीके से सुनाई देता था, दांत भी अच्छे रहते थे, कुछ भी अखरोट वगैरह भी चबा सकते थे उस समय में। तो अभी कहाँ गया ये सब? हम बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। तो भली भांति आयुर्वेद के उपदेश का पालन करेंगे, स्वस्थ वृत्त का आचरण करेंगे तो शायद ये बात बनेगी कि हम सर्वेंद्रिय उपपन्न इस प्रकार के रहेंगे। अभी चश्मा तो काफी कॉमन हो गया है कि बगैर चश्मे का वैद्य दिखना मुश्किल इस प्रकार का है। बाकी सुनाई देना वगैरह के बारे में बात हो सकती है कि सर्वेंद्रिय उपपन्नता इस प्रकार की हो। और यहाँ वैद्य है जिन्होंने 90 के बाद भी प्रैक्टिस की है। भाग्यवती शास्त्री, मणिमाधव शास्त्री जोशी वगैरह सब इसके इतने उम्र के उपरांत भी प्रैक्टिस करते रहे इस प्रकार से। तो ये सर्वेंद्रियोपपन्नता ये एक बात होनी है। प्रकृतिज्ञता, प्रकृति को समझना इस प्रकार से। अब जब चरक में प्रकृति शब्द आता है तो उसका मतलब समूह प्रकृति होता है। चरक वात प्रकृति, पित्त प्रकृति वगैरह के बारे में मानते ही नहीं है। ये वदतो व्याघात है ऐसा बोलते हैं। वातल होते हैं, पित्तल होते हैं, श्लेष्मल होते हैं। यहाँ जब प्रकृतिज्ञता की बात करते हैं तो प्रकृति जानने वाला वैद्य होना चाहिए। नॉर्मल क्या है ये उसको पता होना चाहिए। और प्रतिपत्तिज्ञता चाहिए। और प्रतिपत्तिज्ञता ये तात्काल निर्णय लेकर उसके अनुसार काम करने की क्षमता रखना। तो प्रत्युत्पन्न मति एक अलग है कि जो भी स्थिति हो उसका आकलन भली भांति हर समय होना और फिर उसके मुताबिक योग्य कृति कर पाना। बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो हम उलझ जाते हैं। पर्यवदात श्रुतताचा अर्थ पुन्हा सांगाल। विशुद्ध ज्ञान पर्यवतात का शोभनीय इस प्रकार का है अर्थ। तो विशुद्ध ज्ञान होना और ये दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो, ये जो बात बताई गई तीर्थार्थ शास्त्रार्थ अगर है तो पर्यवदात तुम्हारा ज्ञान होगा। अगर ज्ञान विशुद्ध नहीं है, हमने जो भी कुछ ज्ञान पाया है उसमें कमियां है या गलतियां हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अशिष्याय न देयम ये जो बात बताते हैं कि विशुद्धता ज्ञान की टिके रहे, इसलिए शस्त्रम शास्त्राणि सलिलं गुणदोष प्रवृत्ते पात्रापेक्षिणी, शास्त्र जो है वो पात्र के अधीन इस प्रकार का है। अगर अच्छा व्यक्ति मिले तो ही वो शास्त्र को भली भांति समझ पाएगा और उसी प्रकार से आगे लेके जाएगा।
लेकिन अगर उसके ही सीखने में गलतियां इस प्रकार की हो जाएगी तो वो दूसरों को क्या समझाएगा। आयुर्वेद की हाल ही की स्थिति इसी प्रकार की है। सच्चे रूप से परिवर्तित शुद्ध ज्ञान किन लोगों का है, कितने लोगों का है, काफी मुश्किल है। इसलिए अच्छे गुरु ढूंढ पाना जो सचमुच इस प्रकार के शुद्ध ज्ञान वाले हैं और शुद्ध ज्ञान को ही वितरित करते हैं, उन्हीं से शिक्षा पाना ये बहुत जरूरी है। अभी जो कॉलेज के अध्यापक है वो मूल ग्रंथ पढ़ते भी नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते हैं, मूल रूप से संस्कृत पढ़ना ये भी नहीं आता है। तो अर्थ करना, उसके बारे में स्पष्टीकरण देना, उसके बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताना, ये कुछ भी नहीं है। और इसी के आधार पर हम परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं, इसके आधार पर हमें डिग्री मिल जाती है, हम प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है। तो ये बिल्कुल पर्यावदाता श्रोतता है ही नहीं, कहीं भी नहीं है इस प्रकार से। तो अच्छे गुरु से ज्ञान पाना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का होगा। और जो जिनको भी हम अच्छे गुरु मान रहे हैं वो भी इस प्रकार के है या नहीं है, गुरु परीक्षा शुरू में आई है तो ये भी देखना जरूरी है। और फिर अभी उनमें से सबसे अच्छा कौन है, जितने भी हमारे गुरु है उनमें से सबसे अच्छा कौन है, या किस विषय के लिए कौन सा गुरु अच्छा है। कहाणी खूप गुरुचरित्रात छान आलेली आहे। तो गुरु त्याला काय शिकवतच नाही, तो म्हणतो तुझी तेवढी तयारीच नाहीये तर मी का शिकवायचं, तर तू त्याला सोडून जातो, तर तो म्हणतो ही तुझी पहिली चूक आहे म्हणे, काय तुझी कपॅसिटी वाढवायला पाहिजे म्हणून तो त्याला 3 उदाहरण, ते अरुणी आणि या सगळ्या कहाण्या आहेत ना, हा त्याचं ते उदाहरण दिलंय त्यांनी की नाही तुम्ही शिकू शकता. हाँ। अरुणी शिष्य का एक उदाहरण है। 3 लोकांच्या कहाण्या तो, दिल्या तो त्यांनी. तो उसको पानी रोकने के लिए कहा था, उसने काफी कोशिश की बांध बनाने की, लेकिन हुआ नहीं सफल, तो वो खुद लेट गया वहां पे। और पानी रोक दिया। गुरु ढूंढने आए कि अरुणी कहाँ गया इस प्रकार से, तो देखा तो ये पानी को अड़ा रहा है, लेट रहा है वहां पे इस प्रकार से। तो ऐसे भी शिष्य और ऐसे भी गुरु होते हैं, ये एक अलग बात है, और शिष्य की परीक्षा ली जाती है। सबसे अहम मुद्दा है कि मुझे विशुद्ध ज्ञान चाहिए, ये छात्र का संकल्प होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, तभी ये बात बन सकती है। और गुरु को भी मुझे अच्छा ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, ये उसकी समझ में होना चाहिए। अभी कालिदास का एक वचन है। उदाहरण बघितलं असं की आपण त्या त्यांची कितीतरी लोकांकडनं हे पण ऐकलेली काय अर्थ नाही, पण त्यांनी नाही श्रद्धा करू. तो इसमें हमें सीखते रहना चाहिए। सभी विषय में सभी तज्ञ होंगे ही, ये बताना काफी मुश्किल है। वो कालिदास का वचन है, नहीं कश्चित अविषय है बुद्धिमताम नाम, कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई भी विषय अविषय नहीं है, वो सभी विषय में उसकी तरक्की हो सकती है, उसको भली भांति ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो किसी एक विषय में अगर हम कौशल्य प्राप्त करेंगे, निपुणता प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए तो हम अच्छे बनेंगे। चाहे रसशास्त्र ले लो, चाहे शमन चिकित्सा ले लो, चाहे पंचकर्म वगैरह इस प्रकार का कुछ करो का, चाहे औषधिकरण करो, जो भी है उसमें मुझे सबसे ऊपर होना है, मेरे पास विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध अनुभव इस प्रकार का होना है, ये अगर मैं सोच लेता हूँ तो भी अच्छा है। अभी सभी के बारे में अगर आप अच्छे गुरु है तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कोलटकर सर थे। लेकिन फिर भी मर्यादाएं होती है इस प्रकार से, और उसके बारे में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो प्रतिपत्तिज्ञता का मतलब है कि झटिति क्या करना है, ये जिसके बारे में ज्ञान, जिसको ज्ञान है वो प्रतिपत्तिमान इस प्रकार का बताते हैं। एक ऐसा भी कर सकते हैं
सूत्र स्थान से लेकर ये सिद्धि स्थान तक तत्र श्लोकाः, ये जो है उसमें वैद्यों के कई विशेषण बताए गए हैं। चितात्मा प्रतिपत्तिमान भिषक औषध संयोग चिकित्सा कर्तुम अर्हति वगैरह वगैरह, इस प्रकार से उन सभी विशेषणों को अगर इकट्ठा करेंगे तो वैद्य कैसा होना चाहिए ये पता चलेगा। लक्षण लक्ष्य कोश में, लक्ष्य लक्षण कोश में राधर रोगारोग्येतर लक्ष्य लक्षण कोशा, इस प्रकार का कोश है, परिशिष्ट है उसका है। तो इसमें वैद्य, रोगी, औषध वगैरह इस सभी के बारे में जो लक्षण बताए गए हैं, जो विभिन्न लक्ष्य है तो सभी ग्रंथों से उपलब्ध लक्षण उनके सामने दिए हैं। तो इसमें ये सब इकट्ठा हो जाता है, इसमें ये रहेगा लक्ष्य कोश, लक्ष्य लक्षण कोश में ये वैद्यों के सभी विशेषण आपको मिल जाएंगे। और उसके आधार पर एक वैद्य अच्छा कैसा होना चाहिए, शिष्य के बारे में भी इसी प्रकार से वहां जानकारी मिलेगी। तो शिष्य कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह ये बातें पता चल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, परम प्रयत्न आतिष्ठेत भिषक स्वगुण संपत्ति। वैद्य को अपने गुण संपत्ति के बारे में परम प्रयत्न करते रहना चाहिए और ये जीवन के अंत तक प्रयास चलता रहना चाहिए। और क्या सीखूं, और क्या सीखूं, और कैसे मुझे इसमें कौशल्य प्राप्त होता, निपुणता प्राप्त होगी, ये करते रहना चाहिए। फणसळकर शास्त्री पंचकर्म करत होते का? शमन खूप करायचा ना ते, वो करते नहीं थे। फणसळकर केवल शमन ही करते थे, वो शोधन उन्होंने कभी किया ही नहीं। ये एक बात ऐसी रही है, लेकिन ये गणेश शास्त्री जी का परिणाम है। गणेश शास्त्री भी नहीं करते थे, इसलिए उनके छात्र रहे तो केवल उनको फॉलो करते रहे। फणसळकर के एक पोती को ये चिप्प हुआ था, करीबन 12-13 साल की थी। और ये काफी दर्द हो रहा था और बुखार था, अपक्वावस्था थी उस समय में। तो कोलटकर सर वहां पे गए थे उनके यहाँ। तो फणसळकर ने कहा कि इसको क्या करोगे तुम? तो कोलटकर ने कहा कि क्या करना है, उसको तो लीच जलोका लगानी है बाकी कुछ नहीं करना है। तो बोले नहीं नहीं, मैं जलोका वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा। उन्होंने अभ्यंतर चिकित्सा चालू रखी। 2 दिन के बाद उन्हें कोलटकर सर को फोन किया, तुम ये जलोका लेके आओ और तुरंत जलोका लगानी है। तो जहाँ शोधन का विषय है वहां शोधन का ही विषय है वास्तव में। दोनों बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी वो सोच ही नहीं सकते उस प्रकार से। एक बार आप शमन चिकित्सा में डूब गए तो शोधन चिकित्सा के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, आपके मन में विचार ही नहीं आएगा इस प्रकार। हाँ, दोन्ही वापरायचे ना, दोन्ही वापरायचे, शोधन पण करायचं, शमन पण करायचं। हा, काय काय माधव शास्त्री पण तिथलेच आहे. नगरचे आहेत, पण ठीक आहे ना, तर ते कोणी कोणी काय डेव्हलप करावं असं काय सांगता येत नाही ना आता। पण हे गुणेंचे शिष्य राहिले शेवटपर्यंत, फणसळकर। ते त्याच्यानंतरच असणार आहे। वेणुगोपाल शास्त्री जोशी जेव्हा प्रिन्सिपल झाले गंगाधर गुणे महाविद्यालयात, तब उन्होंने तो पंचकर्म वगैरह सब किया था। लेकिन वेणुमाधव शास्त्री जोशी की बात अलग है। उन्होंने ये बायवारू का रसपाचक आदि प्रचलन में लाया, वो एक अलग चीज रही। धातु विचार उनके मन में प्रमुख था। फणसळकर के उसके बारे में विचार अलग थे इस प्रकार के। उनका कहना कि रक्तपाचक वगैरह प्रयोग करो कि, लेकिन उससे भी बेहतर है कि आप इंडिविजुअल केस में क्या कॉम्बिनेशन करना है वो सीखो, वही कॉम्बिनेशन देना है, ये मत करो, ऐसा फणसळकर जी का कहना था। तो ऐसा होता है, अगर हमें एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा किसी क्षेत्र के बारे में तो हम उस तरीके से विचार ही नहीं कर पाएंगे। अगर इस प्रकार में हम देखते हैं कि अरे ये भी करना इसमें पॉसिबल है, विद्ध कर्म कर सकते हैं या फिर अग्नि कर्म कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये जब तक मरीज हम देखेंगे नहीं, इस प्रकार की क्रियाएं देखेंगे नहीं, तब तक हमारे मन में विचार ही नहीं आएगा कि ये भी इसमें हो सकता है इस प्रकार।
तो ये थोड़ा हम किसके पास सीख रहे हैं उसके ऊपर निर्भर रहेगा। और हमें अगर इस प्रकार की बुभुक्षा है और सीखने की इस प्रकार से, तो ही हम दूसरे वैद्यों के पास भी जाएंगे। कोलटकर सर का कहना था कि पहले उसको एक वैद्य के साथ रहना है। कब तक रहना है? जब तक नए मरीज में पहले जो गुरु है और शिष्य दोनों की औषध योजना या जो भी सोच है वो एक जैसी हो जाए, तब तक उसके पास उसको रहना है। ये काफी मुश्किल है, खास करके कोलटकर ट्रेडिशन में तो ये बहुत ही मुश्किल मामला है, क्योंकि हम भी कुछ नहीं जानते हैं कि मैं इस मरीज में किस तरीके से विचार करने वाला हूँ और किस तरीके से औषध देने वाला हूँ। ये कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। मणिमहतो शास्त्री जोशी के कुछ विचार, फणसर करके कुछ विचार, कोलट करके कुछ विचार, दातार के कुछ विचार और खुद के कुछ विचार, खुद के कुछ अनुभव, इनके आधार पर हर मरीज में अलग अलग बात होती रहती है। तो छात्र कैसे कर पाएंगे उस प्रकार का विचार और ये देना है, ये कैसे सोच पाएंगे? फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर 100% नहीं, 80-90% भी वो इस प्रकार से विचार कर पाते हैं, तो दूसरे वैद्यों से भी सीखने का प्रयास शुरू करें। जो दूसरी कोई उसकी विशेषता हो, अलग विशेषता इस प्रकार की हो, तो उसमें सीखने की कोशिश करें। फिर उस विशेषता को हासिल करके अन्य किसी वैद्य के पास दूसरे की किसी विशेषता के लिए जाए। तो जितना कर सकेंगे वो करो। कोलटकर सर ने मुझे बहुत सारे वैद्यों के पास भेजा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मुझे मणिमाधव शास्त्री जोशी के पास भेज दिया। उसी समय कानेटकर शास्त्री, कृष्ण शास्त्री कानेटकर, कृष्णाजी खाड़ी कानेटकर, उनके पास भी मैं जाने लगा। फिर बाद में मुझे बागेवाड़ीकर के पास भेजा, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फिर उनके संबंधी जोशी, उनके पास मुझे भेजा गया इस प्रकार से, लाला जोशी। और फिर उसी जमाने में मैं कुछ दिन के लिए ये रसशाला संभालने वाले उनके एक अच्छे वैद्य, क से नाम है, हाँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छे वैद्य थे। मेरा ज्यादा संबंध नहीं आया उनसे, तो उनके पास मैं गया। एक दो बार दत्तू काका शेंडे के पास गया इस प्रकार से, और फणसळकर के पास तो जाता ही रहा। कुडाल शास्त्री, हाँ, कुर्तड़कर नहीं, कुडाल शास्त्री। कुर्तड़कर शास्त्री से मेरा पाला नहीं पड़ा, जुवेकर, रेडीज वगैरह कुर्तड़कर शास्त्री के पास जाते थे। तो कुणाल शास्त्री भी बहुत अच्छे थे। खास करके रसशास्त्र में, औषध निर्माण में और रोग के निदान और चिकित्सा के बारे में। तो मैंने काफी सीखने की कोशिश की। वैसे मुझे गौतम के सर के भी पास भेजा, भैरव गौतम के पास भी भेजा गया था सोलापुर में। तो इतने सारे वैद्यों के अनुभव देख, उन्होंने, गौतम सर ने पहले ही दिन मुझे ये उनकी जो पाठ की जो किताब थी वो सामने रख दी, इसमें से तुम्हें जो कॉपी करना है कॉपी करो, इस प्रकार से लिख लो पाठ जो है। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, मुझे विचारों में ज्यादा मतलब था। लेकिन इस प्रकार के पाठ के अनुसार काम करने वाले कई वैद्य है, जमदग्नि की भी इस प्रकार की किताब है। तो उसमें मूल विचार क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर विचारों के आधार पर हम आगे कुछ कर सकते हैं। बापू नानलकडे का नाही गेले, ते तर कॅन्सरवर प्रॅक्टिस करायचे। लेकिन वो तो काफी, मैं प्रैक्टिस में लग गया था, कोर्स में काम कर रहा था और आगे कुछ सीखने की जानी, ये सब मैं बातें कर रहा हूँ, ये मैं जब पढ़ रहा था उस सब जमाने की बातें हैं। बीएमएस होने के बाद मैं किसी के पास नहीं जा पाया। और काफी देर के बाद बापू नानल से मुलाकात हुई। फिर भी बापू नानल मूडी थे। अगर अच्छा मूड होता
तो 2 घंटे भी बात करते। अगर मूड नहीं है तो 5 मिनट में बात खत्म हो जाती थी इस प्रकार से। और 2-2 घंटे तक जो बताते थे उसमें से सारांश बहुत कम होता था। लेकिन उन्हें अच्छा लगता था बताने में, हमें भी सुनने में अच्छा लगता था, कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं थी। वो कितने ओपन होंगे मुझे मालूम नहीं है, दवाइयों के बारे में वगैरह या तत्वज्ञान के बारे में। तत्वज्ञान तो फणसरकर और कोल्हटकर इन्हीं से सीखना, या कुछ हद तक मेरे माधव शास्त्री जोशी, लेकिन वो उस समय में तो बहुत छोटा था, पहले बरस में ही था, तो ये कुछ बातें पता इस प्रकार की नहीं थी। ठीक है, जैसे जैसे मुझे विभिन्न स्तर पर विभिन्न गुरु मिले, मैंने उसका फायदा उठाया। कानिटकर शास्त्री के पास मैं रहा, 1 महीने के लिए रह गया वहां पे ये ठाकुर द्वार में। लेकिन 1 महीने एक भी मरीज नहीं देखा। हम केवल पुड़िया बांधते थे अंदर, मरीज और वो सब बाहर रहते थे। पूरा महीना इसी प्रकार से चला गया, एक दिन भी उनके साथ कोई बात नहीं हुई। सिर्फ एक दिन उन्होंने एक सोरियासिस का पेशेंट मुझे दिखाया, यही सोरियासिस है इस प्रकार से, मंडल कुष्ठ है इस प्रकार से। बाकी मरीज से कुछ भी संबंध नहीं आया। तो ठीक है, जहां से जो सीखना है वो सीखो, ये अच्छी इस प्रकार की बात रहेगी। करणम पुनः भेषजम। करण क्या है तो भेषज है। अब भेषज नाम से केवल दवा ये बात नहीं है। जिससे धातु साम्य प्रस्थापित होगा वो भेषज है। तो हम अभी एलोपैथी में ऐसा हो गया कि ट्रीटमेंट और भेषज एक ही कद बना दिया। उसमें फर्क ही नहीं रहा इस प्रकार से। तो यहाँ जो बताता है भेषजन नाम तद यद उपकरणाय उपकल्प्यते भेषज धातु साम्याभि निर्वृत प्रत्ययम अप्रयतमानस्य विशेषतः च उपायन्तेभ्यः। ये सब भेषज है। जो उपकरण रूप हो जाता है, जो वैद्य धातु साम्य निर्माण करने में प्रयत्न कर रहा है, विशेषतः च उपायन्तेभ्यः, करण से लेकर उपाय सभी तक जो है वो सभी भेषज है इस प्रकार से। तो हम पीठ पर हाथ रखते हैं और बताते हैं कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा, तुम सुधर जाओगे, तो ये भी भेषज है। एक अजीब अनुभव अंतरकर सर के बारे में बताया गया। एक कोई ऐसा लड़का आया था, 8-10 बरस का होगा, और उन्होंने उसके पीठ पे हाथ रखा और क्या क्या है पूछ लिया, और फिर दवाइयां लिख दी, कृमि रोग है उसके हिसाब से। तो वहाँ कोई हाउसमैन वगैरह ऐसा था, वो पीठ पर हाथ फिराने लगाने लगा। तो अंतरकर सर ने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले तुमको कृमि का निधन पीठ पर हाथ लगा के कैसे हुआ। तो वो हंस पड़े। अरे वो बच्चा है इसलिए मैंने उसके पीठ पे हाथ लगाया, कृमि का निधन इससे कहाँ होता है। तो कृष्ण ही लोगों बुद्धिमता आचार्य शत्रुश्च बुद्धिमता, कि आप कैसे सीखना है, क्या सीखना है, ये अगर देखेंगे ही नहीं इस प्रकार से, जबरदस्ती सर काफी बड़ी मात्रा में दवाएं सेवन कराते हैं। तो कोलटकर सर की खासियत थी कि वो बहुत कम मात्रा में दवा देते थे, मैं भी कम कम मात्रा में दवा देता हूँ। और चिकित्सा का फल केवल औषध की मात्रा पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। वो बहुत सारे बातों पर निर्भर है। और सभी को मिलकर चिकित्सा कहा जाता है, केवल दवा को चिकित्सा नहीं कहा जाता। अभी एलोपैथी ने ये प्रचलन में लाया कि ट्रीटमेंट इज मेडिसिन, कि ट्रीटमेंट करनी है यानी कि मेडिसिन देना है इस प्रकार से। डायबिटीज की ट्रीटमेंट करनी है, मेडिसिन देना है। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट करनी है, मेडिसिन देना है इस प्रकार से। वो वास्तव में गलत है। और ये गलत फहमी इतनी बड़े पैमाने पर फैला दी है कि अब लोग ट्रीटमेंट करनी है यानी कि दवा करनी है ऐसा समझने लगे। ट्रीटमेंट का सच्चा मतलब है कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना, और फिर
धातु साम्य जल्दी प्रस्थापित करने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना, या उसके साथ अनुपान है, उसके साथ बाकी चीजें है। तो मूल मतलब जो है वो अच्छी तरीके से रोग को समझ पाना, फिर किस प्रकार से उसको ट्रीट करना है, इसका तत्व ज्ञान हमारे मन में होना, ये चिकित्सा सूत्र रहेगा। और फिर उस चिकित्सा सूत्र के अनुसार दवाइयाँ कुछ आएगी। और फिर उनकी मात्रा क्या है, उनका अनुपान क्या है, उनका काल क्या है, उनके सहयोगी आत्मीय द्रव्य कौन से हैं, वगैरह वगैरह। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए उसका प्रयोग करना है। तो ये सब मिलकर चिकित्सा होती है, केवल मेडिसिन ट्रीटमेंट होती ही नहीं है। मेरा एक व्याख्यान आइंस्टाइन में हुआ था, मोड ऑफ एक्शन ऑफ आयुर्वेद ड्रग्स, आयुर्वेदिक अप्रोच, इस प्रकार के। तो बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ था, कोलटकर सर से मैंने काफी सहायता ली थी उसमें बनाने में। और मेरा कहने का मतलब था कि दवाइयाँ काम कैसे करती है आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो एक तो आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए दवाइयों का, कि ये रोग है, ये अवस्था है, और इस अवस्था में ये चॉइस ऑफ मेडिसिन है, इस अ, उस अधिकार में, इस प्रकार से। फिर इसका प्रमाण कितना देना है, तो दोष प्रमाण जानना है, उसके आधार पर इसका प्रमाण निश्चित करना है। वीर्य कैसा है, उसके आधार पर भी निश्चित करना है। फिर ये कौन से काल में देनी है, किस अनुपान से देनी है। तो एक ही द्रव्य विविध कर्म करने में समर्थ होता है, तो उसकी एक्शन किसी एक पर्टिकुलर बारे में फिक्स कर कैसे करेंगे, कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे। तो ये काम काल जो है, कि अपान काल में दे रहे हैं, समान काल में दे रहे हैं, भोजनोत्तर दे रहे हैं, सुबह दे रहे हैं, रात में दे रहे हैं, इसके आधार पर ये अलग अलग बात रहेगी कि उसका कार्यक्षेत्र कहाँ रहेगा, इस प्रकार से। फिर उसके साथ अनुपान क्या देना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम वात पित्त प्रशमन करना चाहते हैं तो घी का अनुपान है, अगर कफ पित्त का प्रशमन करना है तो मधु का अनुपान इस प्रकार का है। सिर्फ कफ का है तो भी मधु का अनुपान है, वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम किस दृष्टि से उसको देखते हैं, उसके अनुसार अनुपान बदल जाता है। योगवाही के रूप में भी मध का प्रयोग हो सकता है, इस प्रकार से। और इन सभी बातों पर चिकित्सा निर्भर है, केवल उस मेडिसिन से चिकित्सा नहीं होती, इन सभी बातों को लेकर चिकित्सा होती है। जैसे मेरा व्याख्यान खत्म हुआ, पैरेलल सेशन चल रहे थे, तो दूसरे एक सेशन में एक साइकोलॉजिस्ट का बयान चल रहा था। साइकोलॉजिस्ट नहीं था शायद, हाँ साइकोलॉजिस्ट था, साइकेट्रिस्ट नहीं था। तो उसका कहना था कि आयुर्वेद ने काफी गलतफहमियां समाज में फैला दी है, इस प्रकार से। तो कोई डॉक्टर सुझाव देता है ये गोली लेनी है दिन में 3 बार, तो तुरंत वो सवाल पूछेगा किसके साथ लेनी है, दूध, पानी वगैरह। तो बोलेगा पानी के साथ ले लो। पानी उबला होना चाहिए, ठंडा चलेगा। तो फिर बोला कुछ भी ले लो, ठंडा पानी ले लो, कि गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। कब ले लूं, खाना खाने से पहले ले लूं, उसके बाद में ले लूं। तो डॉक्टर तंग आ चुकता है, तंग आता है। अरे क्या बक 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 कर रहे हो, दवा ले लो, बस दवा का महत्व है, दवा ले लो तो दवा से ठीक हो जाएगा। तो ये सही नहीं है। केवल दवा का महत्व है ही नहीं, और इसी के कारण एलोपैथी में साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। हम एस्पिरिन दे रहे हैं, समझो कि हृदय 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 रोगी है और ब्लड विस्कोसिटी कम करनी है, ऐसा हम सोच रहे हैं। वास्तविक ब्लड विस्कोसिटी है या नहीं, ये भी देखा नहीं गया। लेकिन सभी में देना है, हृदरोग में एस्पिरिन देना है तो एस्पिरिन देना है। सिर्फ 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 150 ग्राम मिलीग्राम कितना देना है, ये डिसाइड करना है, इस प्रकार से। तो एस्पिरिन केवल यही काम करता है ऐसा तो नहीं है। एस्पिरिन स्वेदजनन भी है, पित्तवर्धक भी है, रक्तस्राव भी कर सकता है। तो ये सभी जो उसके गुण है या कार्य है, इनको हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद उसकी विस्कोसिटी कम करने से है, तो उसी पे हम कंसंट्रेट कैसे कर पाएंगे, ये सोचने की बात इस प्रकार की है। तो शायद
अगर हम उसको वासा के स्वाद दे देंगे तो रक्तपित्त होने की संभावना कम होगी। स्तंभन द्रव्य के साथ कामदुघा या गिरीश इसके साथ दे देंगे तो उसका जो स्वेद निर्माण करना है, ये जो कार्य है उसमें शायद रुकावट आएगी वगैरह वगैरह। तो हमें किस प्रकार से कार्य करना है, कौन सा कार्य हमें चाहिए। अगर मैं एनाल्जेसिक के रूप में दे रहा हूँ तो शायद अंगमर्द प्रशमन गण के साथ एस्पिरिन दे दे, चाहे मैं ये स्वेदल द्रव्य के हिसाब से उसको दे रहा हूँ तो गर्म पानी का अनुपान उसमें दे दे वगैरह वगैरह। तो ये अगर एलोपैथी करती तो एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स कम हो जाते। लेकिन इस प्रकार कुछ सोच एलोपैथी में है ही नहीं। फार्मेसी ने सिर्फ मेडिसिन को महत्व दे दिया और उसी के बारे में संशोधन हुए कि इस ड्रग की ये क्रिया है, एस्पिरिन इस प्रकार से काम करता है, ये करता है। अब इसके लिए इसमें प्रयोग करो, इस कार्य के लिए इसमें प्रयोग करो, इतना ही हो गया। वही कार्य वो करे तो कैसे करेंगे, उसका डोज कम कर सकते हैं क्या वगैरह। अभी ये गोमूत्र एनहांसर है केमोथेरेपी का, इस प्रकार का एक प्रचलन आया कि सिस्प्लाटिन जो केमोथेरेपिक ड्रग है उसमें साथ अगर गोमूत्र का प्रयोग करते हैं तो गोमूत्र कैटालिटिक एक्शन देता है और सिस्प्लाटिन कम मात्रा में काम करता है। अब इसका काफी महत्व है क्योंकि मात्रा अगर कम होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, उसके दुष्परिणाम कम हो जाएंगे इस प्रकार से। तो पेटेंट ले लिया गया, सीएसआई ने पेटेंट ले लिया। और फिर एक कंपनी है शायद सिप्ला है, उन्होंने वो पेटेंट खरीदा और सिस्प्लाटिन विद गोमूत्र मार्केट में लाया। तो ये अच्छा कदम है। सीएसआर आयुर्वेद को ज्यादा जानती नहीं है लेकिन मानती है कि हाँ गोमूत्र से कैटालिटिक एक्शन मिलती है, वैसे देना है सिस्प्लाटिन, लेकिन उसका डोज अगर कम कर पाते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, दुष्परिणाम भी कम होते हैं। ये अच्छी बात रहेगी। एक जे एंड जे डिशेन करके एक कंपनी हैदराबाद में है, वो काफी दिनों से आयुर्वेद और एलोपैथी का मिक्सचर बना के दवाइयाँ बेच रही है। अभी मालूम नहीं, फिलहाल मैंने देखा नहीं है। लेकिन इस प्रकार के एस्पिरिन और सुचेखर कामदुघा इस प्रकार के कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के रखे हैं और वही देते हैं इस प्रकार से। तो इससे भी ये तो बात हो सकती है कि दुष्परिणाम कम होंगे और डोज कम लगेगा, इस प्रकार से स्पेसिफिक एक्शन उसकी मिलेगी। तो ये भी अच्छा है। अब सिद्धांतों का विषय है, एलोपैथी में ये सिद्धांत ही नहीं है इस प्रकार का, हमारे ग्रंथों में ये सिद्धांत है। तो उसको उपकरण कहा जाएगा, करण भेद कहा जाएगा कि जो धातु साम्य निर्माण करने में कारीगर होगा, उसके लिए मदद करेगा इस प्रकार का। तो जो भी इस प्रकार से है, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र का आधार ले लो, चाहे और भी कुछ करो, जिस किसी से धातु साम्य प्रस्थापित होगा वो सभी करण है, केवल औषध ही होना है ऐसी बात नहीं है। अब एलोपैथी के इस जमाने में जहाँ फार्मेसी को इतना बढ़ावा मिल गया है और फार्मेसी ड्रिवन ही रिसर्च है अभी, तो ये कैसे पाएंगे, समझ पाएंगे लोग। तो मैंने उसको टोकने की कोशिश की थी, वो साइकोलॉजिस्ट जो बोल रहा था उसको। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, तुरंत निकल गया, उसके व्याख्यान के बाद वो तुरंत निकल गया। लेकिन ये सही है कि ये गलत फहमियां नहीं है, ये सही इस प्रकार के विचार है। और अगर हमें साइड इफेक्ट से बचना है, अगर हमें स्पेसिफिक कार्य को करवा लेना है तो इस प्रकार के विचार आवश्यक है। ऐसे कॉम्बिनेशन उससे करने से, यूज करने से फर्क या खतरा रहेगा कि आयुर्वेद साइड इफेक्ट कम करने की स्ट्रीम ना बना दे एलोपैथी वाले।
नहीं, ये अभी बहुत लोग तो नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ दो पंथ है, एक केवल एलोपैथी करने वाले बीएमएस होकर, और केवल आयुर्वेद करने वाले। इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर्स बहुत कम है। ये दादा भट्ट इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर थे, दोनों का प्रयोग करते थे, लेकिन ये बहुत ही कम इस प्रकार के है। तो जिन्होंने ठान लिया है वो केवल आयुर्वेद ही करते हैं, जिन्होंने समझ लिया है वो केवल एलोपैथी ही करते हैं इस प्रकार से। लेकिन हम ये बात तो सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे पास एस्पिरिन खा रहा है, दूसरे किसी डॉक्टर के जरिए हमारे पास आ गया, चाहे हृदरोग के लिए आ गया, चाहे दूसरे किसी विकार के लिए आ गया, तो हम तो ये सोच सकते हैं कि अरे एस्पिरिन ले लिया है, ले रहा है, इतने दिनों से ले रहा है, तो मैं इनको सभी को सुझाव देता हूँ कि तुम पीटीआईएनआर करवाओ। वो अगर एक है तो धीरे धीरे ये दवाइयाँ कम करते जाना, एस्पिरिन वगैरह वाले जो है वो, और हमारी दवाइयों का उसके साथ में प्रयोग करते रहना। हमारे हिसाब में उसके बारे में क्या होने की संभावना ज्यादा है, रक्तपित्त होने की संभावना है, केवल पित्त वृद्धि होने की संभावना है, रक्त दुष्टि होने की संभावना है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ चीजें हैं, उसके हिसाब से वासा, दुर्वा, सुवर्ण सूच्यकर, कामदुगा वगैरह वगैरह इस प्रकार की दवाइयों का साथ में प्रयोग करते रहेंगे हमारी पुड़ियों में इस प्रकार। लेकिन इनकी एक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें ये करना चाहिए। उनको तात्काल बंद नहीं कर सकते, ये दूसरी बड़ी समस्या है। चाहे वो डायबिटीज की गोली ले रहा हो, चाहे ये कोई हाइपरटेंशन की गोली ले रहा हो, थायराइड की गोली ले रहा हो, उसको तात्काल कम नहीं बंद नहीं कर सकते, या स्टीरॉइड्स ले रहा हो, तो ऐसी हालत में उसके दुष्परिणाम क्या होने की संभावना है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे उसकी मात्रा को कम करते जाना, और हमारी मेडिसिन उसके साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी देते रहना, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेंगे। अगले सोमवार को फिर से इसी पे ऊपर बहस होगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे सिर्फ याद दे देना, जब सूत्र सामने आएगा तो मैं समझ लूंगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि 15 तारीख को सुबह 7:30 बजे मैं ये कैंसर के बारे में कोर्स कंडक्ट करना चाहता हूँ, और आप में से भी उसमें ज्वाइन हो जाए। कम से कम फाउंडेशन कोर्स किया होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर कैंसर में आगे काम करना है तो फाउंडेशन कोर्स करो, ये बात अच्छी इस प्रकार की रहेगी। दूसरी बात ऐसी है थोड़ी सी कि ये अभी सिलेबस में काफी चेंज आया है, और फर्स्ट ईयर से लेकर पूरे सिलेबस बदल रहे हैं। ये मुझे कल ही पता चला उसके बारे में। फर्स्ट ईयर में संस्कृत में काफी परिवर्तन आ गया। अष्टांग हृदय 30 अध्याय के बजाय उसके 15 अध्याय, और चरक के 12 अध्याय इस प्रकार के आगे, और आगे केवल चरक ही है इस प्रकार से। तो हाँ, शुद्धि के होते परिणाम कमी करता, ये तो है सही इस प्रकार से। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ इन सभी के बारे में कि हमारा एक दिन यहाँ का कम करके, अगर अष्टांग हृदय या चरक, वैसे चरक उपलब्ध है लेकिन वो काफी इलेबोरेट है, फर्स्ट ईयर के लिए ये काफी इलेबोरेट हो जाएगा। तो सारांश रूप से चरक के बारे में अगर कुछ बताएंगे, पहले अध्याय से 12वें अध्याय तक, हफ्ते में एक बार, तो मालूम नहीं वो एक अध्याय को कितने लेक्चर लगेंगे, पता नहीं है, क्योंकि एक बार मैं बोलने लगा तो फिर ये पाबंदी नहीं रहती है। फिर भी अगर सारांश रूप से ही कथन करना है तो एक बात बन सकती है, तो मैं थोड़ा सोच के निर्णय करूंगा और फिर आगे कैसे बढ़ेंगे ये डिसाइड करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्।
जो फाउंडेशन कोर्स कर चुके हैं बाद में उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? और फाउंडेशन कोर्स अभी भी अवेलेबल है नेट पर, तो वो नेट पर ही चलता है। तो gargilaayurved.com ये वेबसाइट है, तो उसमें जाकर देखो। ओम शांति शांति शांति। Only available for course time, not lifetime. हाँ हाँ, जब तक कोर्स करते हैं तभी वो सुनाई देता है, ऐसा है। एज पर मनीष जोशी सर। ओके, तो देखो किस प्रकार से हो सकता है। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनः